चलिए सर, अब हम लोग आ चुके हैं पेज नंबर 9.20 में सेक्शन 80G, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। सर काफी अच्छा सेक्शन है और इस बार इसमें अमेंडमेंट भी है। फाइनेंस एक्ट 2023 के थ्रू इस सेक्शन के अंदर अमेंडमेंट्स हैं और अमेंडमेंट्स बहुत सिंपल है। कुछ डोनेशंस इन सब फंड में जाते थे जिसका हमें डिडक्शन 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ डोनेशन मिलता था, वो सब अब इस बार से बंद कर दिया है। सर 80G में डोनेशन से रिलेटेड हमें डिडक्शन मिलता है। कहीं पर आप डोनेशन का जो अमाउंट देते हैं उसका 100% का डिडक्शन मिल जाता है और कहीं पे आपका जो अमाउंट ऑफ डोनेशन है उसका 50% तक ही हमें डिडक्शन मिलता है। वहां पर कुछ गांधी फैमिली से रिलेटेड फंड्स थे, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, इन सब को अब यहां पर इनएलिजिबल कर दिया गया है आपके असेसमेंट ईयर 24-25 से फाइनेंस एक्ट 2023 अमेंडमेंट्स। अब इसमें एक ही कैटेगरी रह गई है जहां पर आप डोनेशन देते हैं और आपको 50% का डिडक्शन मिलता है। उसमें अब एक ही कैटेगरी रह गई है, कौन सी? प्राइम मिनिस्टर ड्राउट रिलीफ फंड। ऐसा ही एक और फंड है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ नेशनल रिलीफ फंड। सिर्फ फर्क क्या है, यहां नेशनल वर्ड है और यहां ड्राउट वर्ड है। तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड अगर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, वहां जो भी आप अमाउंट ऑफ डोनेशन देते हैं आप 100% का डिडक्शन ले लेना। और अगर वही नेशनल की जगह वर्ड क्या आता है एग्जाम में, ड्राउट, तो आपको डोनेशन अमाउंट का 50% ही डिडक्शन मिलेगा 80G में। सर इस लिस्ट में पहले मैं बच्चों को नेशनल चिल्ड्रन फंड भी पढ़ाता था कि नेशनल चिल्ड्रन फंड में जो भी डोनेशन जाएगा उसका 50% का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन 3-4 साल पहले इसको शिफ्ट कर दिया गया है। यहां पे नेशनल चिल्ड्रन फंड में आप जो भी डोनेशन देंगे आपको 100% का डिडक्शन मिलेगा। और 50% में जो गांधी फैमिली थी वहां पर अमेंडमेंट्स आके उनसे रिलेटेड जो फंड्स थे उनको यहां से हटा दिया। मतलब अब अगर आप इस ईयर से प्रीवियस ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 अगर इन सब फंड में आप डोनेशन देंगे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो मैंने इन सब फंड का अपनी नई बुक में रेफरेंस हटा दिया है। जो हमारे बुक के सेट ए सेट बी के क्वेश्चंस हैं उसमें जो डोनेशन के अमाउंट है वो मैंने अपनी नई बुक में इन सब फंड का रेफरेंस हटा दिया है। और अगर रेफरेंस है भी तो मैंने उसका डिडक्शन नहीं लिया है। 80G सर काफी अच्छा सेक्शन है, इसमें कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है जैसे हम लोग पीछे के सेक्शन में पढ़ते आ रहे थे। आज आप किस में पहुंच चुके हैं? डिडक्शन की 5th क्लास में। सर डिडक्शन की 5वीं क्लास, हमने पिछली 4 क्लास में काफी सारे सेक्शंस कंप्लीट कर लिए। लेटेस्ट में लोन और इंटरेस्ट से रिलेटेड 4 सेक्शन कंप्लीट किए, 80E, 80EE, 80EEA, 80EEB। क्या देखा? सेक्शन 80EE, EEA, EEB एक तरह से बंद हो गए। नए लोन पे अब इन सब सेक्शन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन अभी भी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो हमने कवर कर लिया। ठीक, इन्वेस्टमेंट कैटेगरी कर ली हमने, 80C, 80CCC, 80CCD। उसके बाद मेडिकल और हेल्थ वाली कैटेगरी में आ गए, 80D, DDU और 80DDB। उसके बाद हम लोग आ गए लोन और इंटरेस्ट वाली कैटेगरी में, वो भी हो गया। अब हम किस में आ गए? डोनेशन, थोड़ा समाज सेवा। आप ज्यादा अमीर हैं, आपके पास ज्यादा पैसा है, आप डोनेट कीजिए। डोनेशन किसी ट्रस्ट को कीजिए, किसी फंड को कीजिए, किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को कीजिए, वो आगे गरीबों के बीच में उस पैसे को पहुंचा देंगे। आप अगर डायरेक्ट गरीबों की सेवा करेंगे, सर मैं गरीबों के बीच में जा रहा हूं कपड़े बांटूंगा, मैं गरीबों के बीच में जा रहा हूं कॉपी बुक्स किताबें बांटूंगा, पैसे बांटूंगा, मिठाइयां बांटूंगा, सर उसका यहां पर कोई बेनिफिट नहीं है। 80G में समाज सेवा करनी है, लेकिन एक प्रिस्क्राइब्ड तरीका है इसमें समाज सेवा करने का। अमीर लोग जो भी पैसा यहां पे डोनेट करेंगे उनको 80G का डिडक्शन मिल जाएगा। बेस्ट पार्ट क्या है? इस सेक्शन में कोई लिमिट नहीं है। ठीक, पूरे रुपए आप अपने डोनेट कर सकते हो। 80G में डिडक्शन लेने की कोई लिमिट नहीं है। ठीक, प्लस एक और बेनिफिट है, इस सेक्शन का बेनिफिट सभी एसएससी को मिलता है, चाहे आप कंपनी हो, LLP हो, फर्म हो, इंडिविजुअल हो, रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो।
अगर आपको मेरी शुरू की क्लास याद हो जहां पर मैं टोटल इनकम सिखा रहा था आपको या फिर टैक्स कॉम्प्यूटेशन सिखा रहा था, तो मैंने काफी बार 80G का क्लास में एग्जाम्पल लिया है। इनफैक्ट तुम 2 फंड तो सुने हुए हो क्लास में, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड और एक ये पीएम केयर्स फंड, ये तो क्लास में सुने हुए ही हो। ठीक है सर, अमेंडमेंट्स की बात एक है यहां पर, वो मैंने आपको यहां पर बताई कि अब इन सब फंड में डोनेशन देने पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। थोड़ा अब और डिटेल्ड में चल लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं जैसे बाकी सब सेक्शन कर रहे थे। ठीक सर, जो बच्चे यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं एज अमेंडमेंट्स, तो सर अमेंडमेंट्स तो इतनी ही थी। आप अब आगे सेक्शन 80G को कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, साथ में एक ऐसा क्वेश्चन करूंगा मैं अभी इसमें जिसमें मैं इस अमेंडमेंट को भी इन्वॉल्व कर लूं। अमेंडमेंट कुछ खास नहीं है, अमेंडमेंट क्या है, डोनेशन को इग्नोर करना है, बस इतना ही है। अच्छा, जो बच्चे इस लेक्चर में को देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले चारों लेक्चर भी देख लिए हैं। जो डिडक्शन चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हैं मेरे चैनल पे, तो मैंने पहले ही बोला था सभी लेक्चर्स यूट्यूब पे आएंगे। आप इस लेक्चर 5 में मान लो पहली बार जुड़े हो आप यूट्यूब पे, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 कंटिन्यूटी में देख के यहां पहुंचो, तभी फायदा होगा। ठीक, तो अब चलते हैं डिटेल्ड डिस्कशन में। सर क्या कहता है सेक्शन 80G चैप्टर 6A का, ये चैप्टर 6A 80C से 80U का जो डिडक्शन है, उसमें आपके पास एक सेक्शन है 80G जिसमें आप डोनेशन देते हैं। आप डोनेशन देते हैं और डोनेशन और कंट्रीब्यूशन के कारण आपको 80G का डिडक्शन मिलता है। सर डोनेशन, कंट्रीब्यूशन, यानी आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आपको इसका कोई फायदा नहीं है, आपके पास से पैसा चला जाना है। सर इसके लिए हमारे पास एक सेक्शन है 80G जो चल रहा है, इसके अलावा कुछ और सेक्शन है डोनेशन और कंट्रीब्यूशन के लिए, 80GGA, 80GGB और 80GGC। मैंने आपको पहले ही बोला है ये तीनों सेक्शन हम लोग कहां पढ़ेंगे, पीजीबीपी की क्लास में। डिडक्शन के ही सेक्शन है, लेकिन मैं इनके कॉन्सेप्ट आपको कहां सिखाऊंगा, पीजीबीपी की क्लास में, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सर अमेंडमेंट क्या है वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया, फाइनेंस एक्ट 2023 की अमेंडमेंट्स। यूट्यूब पे मान लो आप मेरे पिछले बैच के स्टूडेंट हो और यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हो, तो अमेंडमेंट हो गया। अब इसका एक नॉर्मल जो डिस्कशन होता है वो करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन शेड्यूल है जिसमें अमेंडमेंट का इंपैक्ट मैं दे दूंगा। सर ये बेनिफिट एनी एसएससी कोई भी क्लेम कर सकता है, इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन। सर कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी आप डोनेशन करोगे वो एलिजिबल होगा। एलिजिबल होगा मतलब मॉनेटरी लिमिट का मतलब क्या है, यहां पे देखो, अगर हम 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख का डोनेशन दे रहे हैं तो अमाउंट ऑफ डोनेशन पे लिमिट है, आगे जाके देखेंगे। लेकिन 80G में आप कितने रुपए तक मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं, जैसे नो मॉनेटरी लिमिट लाइक सेक्शन 80C। अब 80C में आप जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं, आप मैक्सिमम 150 तक का ही बेनिफिट ले सकते हैं, राइट? आप ये पढ़ते हो ना। आप जब आगे जाते हो एक सेक्शन है आपका 80DD, वहां आप क्या पढ़ते हो, क्या तो 75,000 का बेनिफिट ले सकते हो और या फिर 125 का बेनिफिट ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। ठीक, यहां पर कोई मॉनेटरी अपर लिमिट नहीं है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कुछ भी अमाउंट ऑफ डिडक्शन आपको मिल सकता है। जैसे कि आपने पढ़ा था ना 80E, सर 80E में भी ऐसे ही आपने देखा कि डिडक्शन का कोई लिमिट नहीं है। हाँ, 8 साल की एक लिमिट थी एजुकेशन लोन पे। सर अमाउंट ऑफ डोनेशन पे कोई लिमिट है क्या, है सर, नो मॉनेटरी लिमिट फॉर डिडक्शन। आपको इस सेक्शन में कितना डिडक्शन मिल सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है, बट अमाउंट ऑफ डोनेशन पे आगे देखेंगे लिमिट है। सर गरीबों के बीच में जाके कपड़े बांट देते हैं आप, कॉपी किताब बांट देते हैं, दवाइयां बांट देते हैं, खिलौने बांट देते हैं, मिठाइयां बांट देते हैं, सर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आप काइंड में जाके डोनेशन दे रहे हैं। मान लीजिए आपने बोला कि सर मैंने डोनेशन दिया, लेकिन डोनेशन किस चीज का दिया, क्लोथ्स का, टॉयज का, स्वीट्स का, खाने पीने की चीजों का, मेडिसिन का, बुक्स का, आपको इनका कोई डिडक्शन इस चैप्टर में, इस सेक्शन के अंदर नहीं, कहीं है ही नहीं, कहीं है ही नहीं इस सब चीजों का डिडक्शन। सर तरीके से देना है, तरीके का क्या है सर, जो फंड्स के नाम लिखे हुए हैं, अभी 4 कैटेगरी का डिस्कशन करेंगे हम लोग।
डोनेशन की 4 कैटेगरी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। उन 4 जो एंटिटीज हैं, 4 कैटेगरी में जो एंटिटीज के नाम लिखे हैं, आप फंड्स के नाम लिखे हैं, इंस्टीट्यूशंस के नाम लिखे हैं, उनको जाके डोनेशन दो। समाज सेवा करने का काम वो करेंगे, पब्लिक को फायदा पहुंचाने का काम वो करेंगे। तुमको तो खाली उन एंटिटीज को जाके डोनेशन देना है। कैश में देना चाहते हो, कैश पे भी लिमिट लगा दी है, 2000 रुपए तक का ही डोनेशन दे सकते हैं। सर आपने डोनेशन इन कैश दे दिया, डोनेशन इन कैश ₹5000 टू चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट। सर आपको 80G नील मिलेगा, नील। बोला सर 2000 तो दे दो, नहीं तुमने लिमिट क्रॉस कर ली, कुछ भी नहीं मिलेगा। सर अगर तुमने लिमिट क्रॉस कर ली, मान लो कोई डोनेशन दिया है तुमने 2000 से ऊपर का कैश में, तो हम आगे कुछ देखेंगे ही नहीं, आपको कोई बेनिफिट नहीं देंगे। सर कैश वाली बात का रेस्ट्रिक्शन, कैश रेस्ट्रिक्शन वाली बात, कैश रेस्ट्रिक्शन वाली बात आपने पीछे कहां पढ़ी हुई है? 80D में। क्या पढ़ा था? प्रिवेंटिव वाला पैसा आप कैश में दे सकते हैं, 5000 की जो लिमिट थी वो। बाकी और भी जो पैसा जिसका आप 80D में डिडक्शन लेना चाहते हैं, वो आपका पैसा अदर देन कैश होना चाहिए। यहां पर कैश है लेकिन 2000 तक की ही लिमिट है। ऐसे ही जब हम लोग पीजीबीपी की क्लास में जाएंगे तो 80GGA के अंदर, 80GGB के अंदर, 80GGC के अंदर भी कैश के कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो हम वहां देख लेंगे। सर क्या इनमें भी कुछ कैश के रेस्ट्रिक्शंस हैं? हाँ इनमें भी कुछ कैश के रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन हम वो अभी उसमें नहीं जा रहे, पीजीबीपी की क्लास में देख लेंगे। 2000 की लिमिट यहां ध्यान रखनी है। सर आपने किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और ट्रस्ट को जो पब्लिक के बेनिफिट्स के लिए नहीं बने हैं, आप किसी एनजीओ को, किसी ट्रस्ट को प्राइवेटली, मतलब वो ट्रस्ट और एनजीओ ना कुछ कुछ लोगों को ही फायदा पहुंचा रहे हैं, स्पेसिफिक टू सम बॉडी। जैसे मैं जाके किसी अग्रवाल ट्रस्ट को डोनेशन दे दूं, उस ट्रस्ट का काम क्या है? जो अग्रवाल समाज से लोग जुड़े हुए हैं, सिर्फ उन्हीं को फायदा पहुंचाना। मान लो मैं अग्रवाल, अब मैं क्या किया, 1 लाख रुपए का डोनेशन दे दिया। किसको जी? सर अग्रवाल समाज को। अब अग्रवाल समाज क्या करती है, अग्रवाल ट्रस्ट क्या करती है? अग्रवालों यानी जो अग्रवाल फैमिली है उन्हीं को फाइनेंशियली सपोर्ट करने का काम करती है। तो सर ऐसे केसेस में 80G का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर जो चैरिटी है ना वो पब्लिक एट लार्ज के लिए होनी चाहिए। आप किसी प्राइवेट ग्रुप के फायदे के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे और वहां डोनेशन दोगे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर आपने डोनेशन दिया किसको? अनरजिस्टर्ड एंटिटी को। आपने चैरिटेबल एंटिटी को दिया है डोनेशन, लेकिन वो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड ही नहीं है। सर आपने एक ऐसी एनजीओ को डोनेशन दिया है जो समाज सेवा करती हैं, हर गरीब लोगों की हेल्प करती हैं, लेकिन सर वो एनजीओ रजिस्टर्ड तो होनी चाहिए, आपको बेनिफिट 80G का नहीं मिलेगा। सर रजिस्टर्ड का मतलब क्या है? रजिस्टर्ड का मतलब है 12AB में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, AB ऑफ द इनकम टैक्स, या फिर एक पुराना सेक्शन है इससे पहले का 12AA में रजिस्टर्ड। सर जिस चैरिटेबल ट्रस्ट को आप डोनेशन दे रहे हैं, जिस भी फंड को, चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस को, वो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। 12AB सेक्शन है रजिस्ट्रेशन का। एंड 80G में उनको अप्रूवल मिला होना चाहिए टू एक्सेप्ट डोनेशंस। मैं एक ऐसी एंटिटी को डोनेशन दूं जो 12AB में इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हो, प्लस उसके पास 80G का अप्रूवल हो कि वो लोगों से डोनेशन कंट्रीब्यूशन कलेक्ट कर सकती है फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक। ऐसे ही आप राह चलते किसी भी जगह डोनेशन दे देंगे और आप सोचेंगे कि आपको 80G का बेनिफिट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सर बड़े बड़े मंदिर जो रिकॉग्नाइज्ड है नेशनल लेवल, इंडिया लेवल पे, बड़े बड़े मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, वो सब भी आपको 80G का बेनिफिट दे सकते हैं। जैसे मैं किसी फेमस मंदिर में गया, वैष्णो देवी माता मंदिर है, ठीक है, सिद्धि विनायक मंदिर है बॉम्बे में। मैं मान लो किसी फेमस मंदिर में गया और वहां जाके मैंने दान पेटी में डोनेशन दे दिया 50,000 का, दान पेटी में जाके 50,000 रुपए डाल दिए, ऐसे कोई बेनिफिट नहीं मिलता। सर अगर मैं किसी फेमस रिकॉग्नाइज्ड किसी फेमस मंदिर में जा रहा हूं डोनेशन देने के लिए
और मुझे 80G का भी बेनिफिट चाहिए, तो मैं उनके ऑफिस में जाके प्रॉपर चेक के थ्रू पेमेंट करूंगा, अपना पैन नंबर दूंगा, और जब सामने वाले को मैं डोनेशन दूंगा तो उनसे पूछूंगा कि क्या आप 12AB में रजिस्टर्ड हैं, क्या आप 80G में अप्रूव्ड हैं। यानी दान पेटी में जाके मैं कैश दे दूं और फिर सोचो कि मुझे 80G का बेनिफिट मिल जाएगा, तो नहीं होता। ऐसे बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में लिखा होता है कि अगर आप अपने डोनेशन पे 80G का बेनिफिट चाहते हैं तो कृपया हमारे ऑफिस में आके मिले। और ऑफिस में जाने के बाद वो बोलते हैं नहीं नहीं, कैश में डोनेशन मत दीजिए, चेक के थ्रू दीजिए, और अपना इनकम टैक्स का पैन नंबर भी दीजिए, ताकि वो फिर पोर्टल पे डेटा अपलोड करे और अकॉर्डिंगली हमें बेनिफिट मिले। किस चीज का? 80G का। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आप जब भी किसी एंटिटी को डोनेशन देंगे तो वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए और अप्रूव्ड होनी चाहिए। यानी एग्जाम का क्वेश्चन आता है तो ये सब चीजें देख लेना कि डोनेशन कहीं कैश में तो नहीं दे रहे, कैश में दे रहे हैं तो 2000 से अधिक तो नहीं दे रहे, डोनेशन जिस एंटिटी को दे रहे हैं वो अप्रूव्ड है या नहीं है, पब्लिक बेनिफिट के लिए है या नहीं है, जो लिस्ट अभी पढ़ेंगे उसमें उसका नाम है या नहीं है, कहीं डोनेशन काइंड में तो नहीं दे रहे। आपको ये सब चीज क्वेश्चन में ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। क्या मैंने बोला? गरीब को जाके खाना खिला दिया, गरीबों को बैठा के 50,000 रुपए का खाना खिला दिया, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। गरीबों को बैठाया और 50,000 रुपए के कपड़े बांट दिए, कंबल बांट दिए, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर बेनिफिट भी लेना है और कंबल भी बांटना है, क्या करूं? तो मैं डोनेशन दूंगा चैरिटेबल ट्रस्ट को और फिर उनके साथ बैठ के मैं क्या बोलूंगा, अब चलिए मेरे पैसे का कंबल खरीदिए और बांटिए। ऐसा हो सकता है। मान लो मुझे कंबल बांटना है 50,000 रुपए के, तो मैं पहले एक चैरिटेबल ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड होगी उससे बात करूंगा कि सर मैं 50,000 रुपए का डोनेशन दे रहा हूं आपको, चलिए 10,000 रुपए आप अपने ऑफिस के खर्चे वर्चे के रख लीजिए, 40,000 का चलिए मेरे साथ अब आप कंबल खरीद लीजिए और चलिए अब गरीबों को बांटते हैं। ये तुम कर सकते हो अगर दान भी देना है और 80G का बेनिफिट भी लेना है तो। लेकिन तुम किस चैरिटेबल ट्रस्ट के पास जाओगे? जो रजिस्टर्ड होंगे, जो 12AB में रजिस्टर्ड और 80G में अप्रूव्ड होंगे। और ऐसे भी अभी आगे देखेंगे कि 50,000 रुपए डोनेशन देने पर पूरे 50,000 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, रेस्ट्रिक्शंस हैं कुछ। क्या बोला मैंने? 80G में कितना लिमिट तक डिडक्शन ले सकते हो उसकी कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है, अमाउंट ऑफ डोनेशन पे लिमिट है, डिडक्शन पे कोई लिमिट नहीं है कि कितने रुपए तक का तुम डिडक्शन इस सेक्शन में ले सकते हो। डोनेशन पे लिमिट है कहीं कहीं, तो वो अब एनालाइज कर लेते हैं। सर मैंने क्या बोला? डोनेशन की 4 कैटेगरी है इसमें। 80G के अंदर आप डिडक्शन लेना चाहते हो, पहले लिख लीजिए ऊपर। देखिए यहां पे कुछ बातें लिखी हुई थी जो मैं नोट्स में कवर कर चुका हूं। यहां पर आपको ऑल एसएससी नोट्स में कवर कर चुका, काइंड वाला डोनेशन एलिजिबल नहीं होगा, कवर कर चुका। एक्सीडिंग, सर डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर तुमने कैश में डोनेशन 2000 रुपए से अधिक दिया, तो उसका भी मैंने एग्जांपल कर दिया। अब जो हम क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं ये 4 कैटेगरी, 1, 2 और अगले पेज पे 3 और 4, ये 4 कैटेगरी डिस्कस करने जा रहे हैं अब हम लोग। और कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। सर ये अब हमारा एक एक करके डिस्कशन होना है और ध्यान क्या रखना है, इस वाली कैटेगरी जो 3 कैटेगरी है, अगर आप इसमें डोनेशन देते हैं यहां 3 कैटेगरी में, तो अब आपको कोई डिडक्शन नहीं है 80G में या किसी और भी सेक्शन में। चलिए सर यहां तो कुछ लिखना है नहीं फिलहाल। 4 कैटेगरी कौन सी है एक बार मैं ओवरऑल डिस्कस करके वापस इस नोट्स में आऊंगा, इसको लिखिए। डन, वीडियो रोक के लिखा। 80GGA, GGB, GGC का डिस्कशन PGBP की क्लास में होगा और वहां भी कुछ कैश के रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आपने कैश में डोनेशन 5000 का दे दिया 2000 से अधिक, तो आपको उस डोनेशन का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, लिमिट की कॉन्ट्रावेंशन हो गई। ऐसा ही कुछ रिस्ट्रिक्शन आपने 80D में पढ़ा था कैश को लेके। डन, वीडियो रोक के लिखा।
नेक्स्ट सर, रिकॉग्नाइज्ड एंटिटी होनी चाहिए, साथ में वो अप्रूव्ड भी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड भी और अप्रूव्ड भी। सर, जिस एंटिटी को आप डोनेशन देना चाहते हैं, 80G का बेनिफिट लेना चाहते हैं, वो एंटिटी रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए इनकम टैक्स का सेक्शन 12AB में, और इनकम टैक्स के ही सेक्शन 80G में वो अप्रूव्ड भी होनी चाहिए, तभी आपका डोनेशन का आपको डिडक्शन मिलेगा। सर, मैंने डोनेशन दिया, मैं डिडक्शन लेना चाहता हूं, मैं डिडक्शन लेना चाहता हूं डोनेशन पे, तो सिर्फ डोनेशन देने से काम नहीं चलेगा, मुझे सामने देखना पड़ेगा जो एंटिटी है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 12AB के अंदर चैरिटेबल पर्पस के लिए, और वो अप्रूव्ड भी होनी चाहिए 80G का डोनेशन एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई एनजीओ, यहां पे मैं एक थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई एनजीओ किसी कंसल्टेंट लाइक मेरे पास आती है, टैक्स कंसल्टेंट के पास, देखिए मैं बताता हूं यहां पे, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई एनजीओ, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप अकाउंट्स में पढ़ते हो ना एनपीओ के नाम से, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंट्स में अकाउंटिंग करते हो आप, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ जो चैरिटी का काम करती हैं, मेरे पास आती हैं और मैं टैक्स कंसल्टेंट हूं, वो मेरे पास आके क्या बोलती हैं, सर मेरा एनजीओ का ना बुक्स मेंटेन कर दो, ऑडिट करवा दो, और सर मुझे ना इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड भी करवा दो 12AB में, और 80G का अप्रूवल भी दिलवा दो। ट्रस्ट क्रिएट करना, बायलॉज तैयार करना, ट्रस्ट के बुक्स को तैयार करना, और अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन दिलवाना 12AB में, और 80G का अप्रूवल भी दिलवाना। इन सब काम के मालूम है कितने रुपए मिलते हैं? अगर अच्छी नॉलेज हो मेरे पास ये सब काम करने की, लिख देता हूं फिगर, घबराना मत, डरना मत। सर 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक का चार्ज है फर्स्ट ईयर में, पहला साल। अगले साल में तो क्या होगा, अगले साल में तो देखो एक बार बुक्स मेंटेन हो गई शुरू होनी, बायलॉज बन गया, बुक्स मेंटेन होनी शुरू हो गई, तो अगले साल तो कॉपी पेस्ट है ना। अगले साल की मेरी फीस कम हो जाएगी, से 25,000 रुपए पर एनम दे दीजिएगा अगले साल। 25,000 तो लूंगा ही, 50 भी ले सकता हूं, डिपेंडिंग अपॉन वो जो एनजीओ है वो कितने फंडिंग उठाता है और उसके क्या क्या काम चल रहा है। प्रोफेशनल फी बता रहा हूं, कोई कमीशन, कोई चोरी चकारी नहीं करना हो। सर पहले साल में उसे 80G का अप्रूवल भी दिलवाना है, वो अप्रूवल आगे चलता रहेगा। पहले साल में उसको 12AB की रजिस्ट्रेशन भी दिलवानी है, आगे उसका रजिस्ट्रेशन 5 साल तक वैलिड रहेगा, फिर आगे रिन्यूअल होता है। आगे के काम कम है, बट मैं क्या कह रहा हूं, कोई नया क्लाइंट पहली बार मेरे पास आ रहा है ये सब काम कराने, तो 2.5 से 3 लाख रुपए की मेरी प्रोफेशनल फी बनती है। इतना मोटा काम है ये। तो अगर ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग पीरियड, मेरा एक सजेशन है क्या, कि ट्रेनिंग पीरियड में अगर ये काम सीखने को मिले आपको ट्रेनिंग पीरियड में, तो जरूर सीखना। लोग ट्रेनिंग पीरियड में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, सर मैं स्टैट ऑडिट करना चाहता हूं, स्टैट ऑडिट, सर मैं ये करना चाहता हूं, सर मैं वो करना चाहता हूं, मैं ये सीखना चाहता हूं, मैं वो सीखना चाहता हूं। ठीक है। आप जब ना आर्टिकलशिप ट्रेनिंग ढूंढने निकलते हो ना, तो पीछे से बहुत सारा ज्ञान लेके निकलते हो कि ऐसी ऑफिसेज ज्वाइन करना है जहां पर ये काम हो, ये काम हो, ये काम हो। मान लीजिए मैं एक बात कह रहा हूं आपके साथ, आज से 5 years डाउन द लाइन आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। आज से 5 साल डाउन द लाइन आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, तो अपनी प्रैक्टिस करने पे आपको ये काम आना चाहिए, क्योंकि इस काम में बहुत पैसा है। एक नॉर्मल एंटिटी, एक बिजनेसमैन मेरे पास आता है, उसमें मैं इतना पैसा नहीं कमा पाऊंगा। अगर मैं एनजीओ में काम करूं कि आइए मेरे यहां, मैं आपको एनजीओ क्रिएट करके दूंगा, आपके बायलॉज बना के दूंगा, आप कैसे तरीके से एनजीओ को चलाएंगे, अकाउंटिंग कैसे करेंगे, टैक्सेशन के इश्यूज को कैसे हैंडल करेंगे, वो सब गाइड करूंगा पहले साल के लिए। कोई भी, सर ये तो मिनिमम बता रहा हूं, 2.5-3 लाख रुपए मिनिमम बता रहा हूं, फीस 5-6 लाख रुपए तक चली जाती है धीरे धीरे, अगर आप इन सब एरिया में एक्सपर्ट हो गए एक क्लाइंट पे फर्स्ट ईयर में। उसके बाद तो क्या है, हर साल वो आपको पैसा देगा। एक बार आपने ब्रांड बना लिया कि यार इस कंसल्टेंट के पास जाओ, अगर कोई एनजीओ को जाना है, किसी स्कूल को जाना है, सर कोई स्कूल भी आ सकता है मेरे पास, क्योंकि स्कूलों को भी इस तरीके के रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। कोई हॉस्पिटल आ जाए मेरे पास, सोचो हॉस्पिटल कितना रुपया देगा,
तो ये काम छोटा नहीं है। अगर तुम किसी ऑफिस में काम करते हो या आगे करोगे और इस एरिया में काम सीखने को मिले तो जरूर सीखना, मना मत करना। सर मेरा एक इंटरव्यू है एक ऑफिस में, पता नहीं फेमस नहीं है उतनी ऑफिस, कभी नाम ही नहीं सुना सर, बिग 4, बिग 10, बिग 20 कहीं नाम नहीं है। और सर देखो ना सर वहां पे ट्रस्ट के काम सब है। अरे ट्रस्ट के काम है तो ज्वाइन करो ना भाई, सीखो ना, 6 महीना साल भर सीखो, निकल जाना। सर 1 साल काम करके तुम जो सीखोगे वो तुम अपने से 10 साल में भी नहीं सीख पाओगे, ये गारंटी है मेरी। पैसा बहुत है। थोड़ा सा भी अगर आप फ्यूचर के गोल रखे हुए हो कि मुझे फ्यूचर में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, एक, दूसरा ट्रेनिंग में कहीं भी तुमको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इस अपॉर्चुनिटी को जरूर लेना और काम सीखना कि ये काम कैसे होता है। ज्ञान थोड़ा हटके, पढ़ाई से हटके, बहुत पैसा है इसमें, अगर सीख लो तो। आगे बढ़ते डन। वीडियो रोक के लिखा। सर अभी अभी मैंने बताया कि 80G के अंदर 4 कैटेगरी है। 80G के अंदर 4 कैटेगरी है। 4 कैटेगरी में से क्यों सर 4 कैटेगरी में बांटे हो? तो पहली कैटेगरी में जो भी आप डोनेशन दोगे, जितना भी दोगे, सारा 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सर तुमने 10 लाख रुपए का चेक दिया है, 10 लाख का, तुमको 10 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। तुम एक कंपनी हो, तुमने 2 करोड़ का चेक दिया है पहली वाली कैटेगरी में, सर तुमको 2 करोड़ का डिडक्शन मिल जाएगा। कोई अपर लिमिट नहीं है। क्या मैंने बोला? 80G में कितना बेनिफिट लें, कोई लिमिट नहीं है। तो सर पहली कैटेगरी है कि आप जो भी डोनेशन देंगे उसका 100% का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। एग्जाम में कैटेगरी पहचाननी पड़ेगी कि जो तुमने डोनेशन दिया है वो किस कैटेगरी में जा रहा है। सर दूसरी कैटेगरी में अब एक ही फंड बचा है। नेशनल चिल्ड्रन फंड पहले होता था, वो पहले में शिफ्ट हो गया। 3 और थे, गांधी फैमिली, नेहरू जी के रिलेटेड एक फंड था, एक इंदिरा गांधी से रिलेटेड फंड और एक राजीव गांधी से रिलेटेड फंड। ये तीनों फंड का पिछले साल तक 50% का बेनिफिट मिलता था, इस साल से वो भी बंद। अब एक ही बचा है, प्राइम मिनिस्टर ड्राउट रिलीफ फंड। वहां तुम जो भी डोनेशन दोगे, मान लो तुमने 5 लाख का डोनेशन दिया है, तुमको 2.5 लाख रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा। तुमने मान लो 15 लाख का डोनेशन दिया है, तुमको 7,50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। फ्लैट 50%। देयर इज नो अपर लिमिट ऑन डोनेशन अमाउंट एंड डिडक्शन अमाउंट। खाली आपको 100 से 50 कर देना है, परसेंटेज आधा कर देना है। सर कितना डिडक्शन मिलेगा? कितना भी ले लो, 100 तो है तो 100 ले लो, 50 है तो 50 ले लो, कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है। सर कितना रुपया डोनेशन दे 1 और 2 कैटेगरी में? कितना भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तीसरी और चौथी कैटेगरी में अपर लिमिट है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डोनेशन आप कितना दे सकते हो उस पर लिमिट है। क्या है लिमिट सर? वो 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। तीसरा नंबर कैटेगरी प्लस चौथे नंबर कैटेगरी को मिला के एग्रीगेट डोनेशन, मान लो तुमने दिया है 2 लाख रुपए का, ठीक, 2 लाख का डोनेशन दिया है, तुम्हारा 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई मान लो 1,40,000 आ रहा है, तो तुम्हारा अब अमाउंट ऑफ डोनेशन रुक जाएगा कितने पे? 140 पे रुक जाएगा, 1,40,000 पे रुक जाएगा अमाउंट ऑफ डोनेशन एलिजिबल फॉर डिडक्शन। सर तुमने जो डोनेशन दिया है कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 में, उस पे एग्रीगेट पे रेस्ट्रिक्शन है कि वो 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई से ज्यादा नहीं हो सकता। सर ये एडजस्टेड जीटीआई क्या होता है सिखाऊंगा, डोंट वरी। जीटीआई तो तुमको मालूम है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट करेंगे तो क्या बन जाएगा वो एडजस्टेड जीटीआई। एडजस्टेड टीआई मत लिख देना सर, एडजस्टेड टीआई नहीं लिख देना, ये वर्ड एएमटी की क्लास में यूज होता है। एएमटी की जब क्लास होगी ना आपकी, तो वहां वर्ड होता है एडजस्टेड टोटल इनकम, वो वर्ड नहीं है। क्या है वर्ड? एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। कैसे निकलेगा सिखाऊंगा, बट उसका 10% कितना आ रहा है? मान लो 1,40,000,
और तुमने डोनेशन कितना दे दिया है दोनों कैटेगरी में मिला के 2 लाख का, तो तुमको 2 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बेनिफिट 140 का मिलेगा। अब 140 में अगर फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे तो किसको देंगे? कैटेगरी 3 को, तीसरे नंबर वाली डोनेशन को। क्यों? क्योंकि यहां जितना भी डोनेशन दोगे उसके 100% का डिडक्शन मिलेगा। अब 1,40,000 में से मान लो इधर 1 लाख चला गया, किधर? पहली कैटेगरी में, तीसरी कैटेगरी में, जहां 100% का डिडक्शन मिल रहा है, तो सेकंड प्रायोरिटी बैलेंस तुम इसमें लेके आओगे। और वहां क्यों बैलेंस लेके आएंगे? क्योंकि यहां जितना भी डोनेशन होगा उसका 50% करना पड़ेगा। सर डोनेशन का 100% बेनिफिट लेना चाहोगे या डोनेशन का 50%? सर 100 लेंगे, तो पहले 3 को प्रेफरेंस दोगे, उसके बाद बैलेंस को कहां लेके आओगे? 4 में। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका टोटल डोनेशन पे रेस्ट्रिक्शन है, इसमें 10% से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलता है। सर थोड़ा और डिटेल में एग्जांपल के साथ समझा दो ना। समझा रहा हूं इसी चीज को। क्या? तुम्हारी एडजस्टेड जीटीआई 10 लाख रुपए है, इसका 10% कितना है? 1 लाख रुपए। ठीक। अब तुम कैटेगरी 3 में और कैटेगरी 4 में टोटल जो भी डिडक्शन लेना चाहते हो, उसका टोटल 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक। अब देखो तुमने एक्चुअली में कैटेगरी 3 में कितना डोनेशन दे दिया? 80,000 रुपए का। 80 दे दिया तो 80 का एलिजिबल हो गया। क्यों सर? ये 1 लाख के अंदर है और इस पे 100% का डिडक्शन मिल गया। कितना सर? 80,000 रुपए। सर कैसा डोनेशन है ये? तो एग्जाम्पल डोनेशन टू गवर्नमेंट फॉर फैमिली प्लानिंग। क्या ये कैटेगरी 3 में जाता है? हाँ। कितना दियो? 80 पूरा मिल गया। क्यों? लिमिट 1 लाख की है। अब अगला डोनेशन तुमने कैटेगरी 4 में दिया है, किसको? सर डोनेशन टू रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है। सर ये कैटेगरी 4 में लिखा हुआ। हाँ आइए नोट्स में आइए, ये देखिए कैटेगरी 1, 2 को क्रॉस करते हुए कैटेगरी 3 और 4 में जाते हैं। तो कैटेगरी 3 और 4 में देखिए यहां क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट को तुमने डोनेशन दिया है टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग। और इधर देखिए क्या लिखा हुआ है? तुमने अप्रूव्ड चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दिया है, जो 80G में अप्रूव्ड है, वो पहले ही मैंने बता दिया है तुमको। सर 80G में अप्रूव्ड है, पहले ही तुमको बता दिया है, उनके पास 80G का सर्टिफिकेट है, 80G में वो अप्रूव्ड है। ठीक है, पहले बता दिया आपको कि उनके पास 80G का अप्रूवल होना चाहिए, तभी तुमको डिडक्शन मिलेगा। तो सर ये हो गई कैटेगरी 3 और ये हो गई कैटेगरी 4। क्या लिखा हुआ है? 100%। क्या लिखा हुआ है? 50%। बट ये भी तो लिखा हुआ है कि क्वालिफाइंग अमाउंट, यहां देखिए क्वालिफाइंग अमाउंट दोनों को मिला के कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, उससे ज्यादा का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और वो आ रहा है 1 लाख। अब देखो कैटेगरी 4 में तुमने डोनेशन कितना दे दिया है? 40,000। तुमने डोनेशन कितना दे दिया है? 40,000। बट 80 का तो तुम ऑलरेडी बेनिफिट ले चुके हो। लिमिट कितने की है? 1 लाख की। तो तुमको इसको रोकना पड़ेगा कितने पे? 20,000 रुपए पे। सर लिमिट थी 1 लाख रुपए की, पहले मैं 80,000 का बेनिफिट ले चुका हूं। सर आप पूरा बेनिफिट 80 वहां क्यों ले लिए सर? अरे वहां ज्यादा बेनिफिट है 100% का। फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आपको चॉइस मिले तो कौन सा बेनिफिट लेना पहले पसंद करोगे? 100 वाला या 50 वाला? सर 100 वाला। तो 80 उधर, अब इधर के लिए कितना बचा? 20। तो 40 को रोक देंगे 20 पे। अब इस पर लगाएंगे 50% और आपको अल्टीमेट 80G का बेनिफिट 80 तो मिल ही गया था, यहां मात्र 10 मिलेगा, यानी 90 ही मिलेगा। डोनेशन कितना किए थे टोटल? 20। डोनेशन को रोकना पड़ा कितने पे? 1 लाख पे। क्या है सर 1 लाख? 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। लेकिन वो 1 लाख भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जो चौथी कैटेगरी वाला डोनेशन है उस पे 50% का ही डिडक्शन मिलता है, तीसरी वाले पे 100। तो 20 10 में बदल गया। तो यही चीज मैं ऊपर समझाना चाह रहा था यहां पर आपको, कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है तीसरे नंबर वाले को, सेकंड प्रायोरिटी देनी है चौथे नंबर वाले को, और एक बार अमाउंट ऑफ डोनेशन फिक्स हो जाए तो फिर उसका 50% भी करना मत भूलना। और तीसरे नंबर और चौथे नंबर की डोनेशन पर लिमिट है कितने की? 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई की। यानी आप 1,40,000 से ज्यादा इसमें लेके जा ही नहीं सकते अगर तुम्हारा एडजस्टेड जीटीआई कितना है? 14 लाख। ये सब एग्जाम्पल है, कोई लिमिट नहीं है।
सर ये जो एग्जाम्पल है यहां जो मैंने बोला है 2 लाख, 1,40,000, 1,40,000, ये सब एग्जाम्पल है आपके लिए, एग्जाम्पल है ये सब। अभी नीचे एग्जाम्पल चेंज कर दिया ना, ये देखो एग्जाम्पल चेंज कर दिया। बोला सर एडजस्टेड जीटीआई सिखा दो सर, ये रहा एडजस्टेड जीटीआई। सर ये एडजस्टेड जीटीआई है, हो गया कंप्लीट एटीजी, ये लास्ट है। एडजस्टेड जीटीआई में क्या आता है, जीटीआई आप निकाल चुके हैं, उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो स्पेशल रेट 20% वाला है, स्पेशल रेट 10% वाला है, वो माइनस कर दो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो स्पेशल रेट 15% वाला 111A वाला, उसको भी माइनस कर दो। बोला सर कैजुअल इनकम को भी माइनस कर दें क्या? नहीं नहीं, उसकी कोई एडजस्टमेंट करने के लिए नहीं बोला है। सर कैजुअल इनकम पे भी तो 30% का टैक्स है 30% का, इस पे भी 30% का स्पेशल रेट है, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट करने नहीं बोला है, तो मत करो ना, नहीं करेंगे। एडजस्टेड जीटीआई निकालने के लिए आपको एडजस्टमेंट किस चीज की करनी है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्पेशल रेट वाले और एक ऑल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नहीं सर स्पेशल रेट वाला, और किस चीज का 80C से लेकर 80U तक के जितने भी डिडक्शन तुम ले सकते हो सबको माइनस कर दो। सबको सर, सबको, 80G के बाद वाले और 80G के पहले वाले, ऑल। सर 80C है, मान लो 80E है तुम्हारे पास, मान लो तुम 80TTA का बेनिफिट लेना चाहते हो, मान लो तुम 80QQB का बेनिफिट लेना चाहते हो, एटसेट्रा। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, 80G से पहले वाले और 80G के बाद वाले जितने भी सेक्शन का तुम बेनिफिट लेना चाहते हो सबको माइनस कर दो, तो जो फिगर आएगी वो क्या होगी, एडजस्टेड जीटीआई। उस एडजस्टेड जीटीआई का 10% तुम इस टेबल में ले आना। अभी एक बढ़िया सा एग्जाम्पल आपके लिए इंतजार कर रहा है, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है, इसमें सब है। इसमें अमेंडमेंट का इंपैक्ट भी मैंने ले लिया है, देखो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इसमें अमेंडमेंट आ गई है, मैंने उसका भी इंपैक्ट ले लिया है। सर ये डोनेशन किस तरीके से की गई है नहीं दे रखा है, तो एक एजम्पशन चलता है अदर देन कैश, अदर देन कैश। मैंने इसमें डोनेशन नंबर 1 भी ले लिया है, डोनेशन नंबर 2, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, इस एग्जाम्पल में चारों कैटेगरी है। प्लस तुम्हारे पास 80C भी है, 80D भी है, प्लस तुम्हारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है, प्लस तुम्हारे पास लॉस भी है, सब मैंने मिला दिया इसमें, मजा आएगा। एक और मिला देते हैं इसमें, यहां पे एक और ऐड कर देते हैं, कैजुअल इनकम, लो लॉटरी, ये भी मिलाना है, इसको भी मिला देते हैं 1 लाख रुपए। तो ये इनकम है यहां पे सारी, एक फिगर आपको लॉस में दे रखी है, ठीक। और उसके अलावा यहां से लेकर यहां तक तो आपकी हो गई 80C और 80 NSC और मेडिक्लेम 80D, और उसके बाद यहां से लेकर यहां तक हो गया डोनेशन, ठीक है। अब ये डोनेशन कैश वाला नहीं है, काइंड वाला नहीं है, ये डोनेशन वही सब नाम लिखे जो लिस्ट में ले रखा है। आपको क्या बताना है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। बहुत बढ़िया एग्जांपल है, अभी इसको मैं आपके सामने ही सॉल्व करूंगा आपसे डिस्कशन करते हुए, तो 80G आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। 80G में कभी तकलीफ होती नहीं है अपने यहाँ के स्टूडेंट्स को, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, पूरा फ्लो में चलना है। अभी आपके सामने 3 फॉर्मेट बनेंगे, एक कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम का, एक फॉर्मेट बनेगा कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड जीटीआई का, एक फॉर्मेट बनेगा कि 80G में कितना डिडक्शन मिलेगा उसका। 3 वर्किंग करेंगे, आंसर आपके सामने आएगा। 3 वर्किंग करूंगा, आंसर आपके सामने आएगा। इसमें अमेंडमेंट भी ले लिया मैंने, इसमें चारों तरह की कैटेगरी वाले फंड और डोनेशन भी ले लिए, कुछ और सेक्शन ले लिए डिडक्शन के, इनकम ले ली, लॉस ले लिया, स्पेशल रेट वाली इनकम ले ली, और क्या चाहिए, सब कुछ ले लिया इसमें। ये एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकालते हैं ये भी बता दिया, प्रायोरिटी कैसे सेट करेंगे, अमाउंट को कैसे रोकेंगे, परसेंटेज कब लगाएंगे, अमाउंट को रोकने के बाद लगाएंगे, पहले लगाएंगे, सब यहां पर बता दिया, ठीक। सारी डिस्कशन आपके साथ हो गई है, अब आगे बढ़ के हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये सब लिख चुके थे आप वीडियो रोक के यहां तक, है ना। कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में काम सीखने का मौका मिले तो जरूर सीख लेना, भले तुम आगे प्रैक्टिस में जाओ या नहीं जाओ। सर मैं तो आगे जॉब में जा रहा हूं, अरे तुमको आगे जॉब में जाना जाओ ना, लेकिन काम सीखने को मिले तो ये काम बुरा नहीं है, किसी भी ऑफिस में काम सीखने को मिले तो सीख लेना, बहुत पैसा है, मोटा पैसा है। लिखिए इसको,
डन, वीडियो रोक के लिखा। थोड़ा सा नीचे चलते हैं कॉर्नर वाली चीज को लिखने के लिए। डन, वीडियो रोक के लिखा। इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहां से ये एग्जाम्पल है। अगर एडजस्टेड जीटीआई 10 लाख है, जिसका 10% 1 लाख है, डोनेशन आपने दिया है 80 प्लस टोटल डोनेशन। टोटल डोनेशन दे दिया आपने कितना, 120। कैसे कैसे सर, 80 दे दिया है गवर्नमेंट को फैमिली प्लानिंग के लिए, 40 दे दिया है चैरिटेबल ट्रस्ट को। तो कितना कितना कैसे कैसे डिडक्शन को रोकेंगे, कितना कितना अमाउंट ऑफ डोनेशन को रोकेंगे और कितना डिडक्शन लेंगे। डन, वीडियो रोक के लिखा। डन, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा। इस एग्जाम्पल पे जाने से पहले एक बार पढ़ेंगे इस लिस्ट को कि कौन कौन सी तरह के डोनेशन कैटेगरी 1 में जा सकते हैं। हम किनको डोनेशन दें कि हम कैटेगरी 1 में जाएं। यहां पर जो मोटा मोटी बातें लिखी थी डिस्कस हो गई आपके साथ, ठीक। कैटेगरी 2 में अब कुछ नहीं बचा, पोस्ट अमेंडमेंट अब कुछ नहीं बचा, एक ही बचा है, प्राइम मिनिस्टर ड्राउट रिलीफ फंड। प्लीज इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। नेशनल रहेगा तो 100%, ड्रॉट रहेगा तो 50%, ठीक। और अब मोटा मोटी आपको ये लिस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम में। एक बार रीड कर लीजिए, कैटेगरी 1 में कौन जा रहा है, कैटेगरी 2 में कौन हटा कौन बचा, कैटेगरी 3 में कौन जा रहा है और कैटेगरी 4 में कौन जा रहा है। यहां तक एक बार रीड कर लीजिए वीडियो रोक के। चलिए सर डिस्कस कर लें। सर एग्जाम में क्वेश्चन में अगर डोनेशन दिया रहे तो कैसे पहचानेंगे कि डोनेशन किस कैटेगरी में जा रहा है। तो बहुत आसान है सर, जो कैटेगरी 2 है उसमें अब एक ही फंड है, कौन सा, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। तो ये इजी है याद करना अब आपके लिए, ठीक। कैटेगरी 2 जहां पर कोई अपर लिमिट नहीं है, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई वाली बात यहां पर नहीं है, लेकिन हाँ आप जितना भी अमाउंट ऑफ डोनेशन देंगे, अमाउंट ऑफ डोनेशन, उसका आपको 50% का डिडक्शन मिल जाएगा। 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई वाली बात यहां नहीं है इस बॉक्स में। ये आसान है याद करना। अब इसमें चल लेते हैं। कैटेगरी 3 जो 100% वाली है, ये भी बहुत इजी है याद करना। क्यों, देखिए इंटरमीडिएट लेवल पे कंपनी के क्वेश्चन रेयरली आते हैं। ये वाला बेनिफिट कंपनी के लिए है, ओनली फॉर कंपनी एसएससी, ओनली फॉर कंपनी एसएससी। पढ़ाता मैं हर साल हूं बच्चों को, आता नहीं है एग्जाम में। इंटरमीडिएट क्या फाइनल लेवल पे भी ये पॉइंट नहीं आता है, आना जरूर चाहिए, और आए तो फिर किसी से बनेगा भी नहीं। एनीवे सर ये जो कैटेगरी 3 है, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4, आपको पता है कैटेगरी 3 प्लस कैटेगरी 4 में आप मैक्सिमम डोनेशन कितना दे सकते हैं, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। सर डोनेशन तो आप ज्यादा दे सकते हैं, बेनिफिट लेने के लिए हमें उसको रोकना पड़ेगा 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई में, और वो कॉन्सेप्ट अब आप सीख चुके हैं। अब कैटेगरी 2 क्लियर है, 50% एक ही फंड है वहां। कैटेगरी 3 जिसमें 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई की लिमिट है, इसमें ये वाला जो है, ये वाला बेनिफिट सिर्फ कंपनी के लिए। कब, जब वो डोनेशन दे रहा है किसको, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को या कोई भी नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया को, आगे फॉर द डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स और द स्पॉन्सरशिप फॉर स्पोर्ट्स और गेम्स इन इंडिया। मोटा मोटी आप इसको एग्जाम के लिए इग्नोर कर सकते हो। बचा क्या, एक फैमिली प्लानिंग, उसका तो क्लास नोट्स में भी एग्जाम्पल ही दे दिया मैंने। सर डोनेशन आप किसको दे रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन किसको दे रहे हैं, गवर्नमेंट्स को या अदर अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस को फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। सर यही कीवर्ड है, फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग के लिए अगर हम डोनेशन देते हैं गवर्नमेंट को या किसी भी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस को, तो आपको 80G का डिडक्शन मिल जाता है। आसान है। बोला सर आप इधर भी तो दे रहे हैं गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी को। सर यहां चैरिटेबल पर्पस है, और चैरिटेबल पर्पस में क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। सर चैरिटेबल पर्पस के लिए डोनेशन, देखो कैटेगरी 4 को तो आप बहुत इजी याद कर सकते हो,
एग्जाम में चैरिटेबल पर्पस वर्ड दिखा, चैरिटेबल पर्पस, चैरिटेबल पर्पस, तो कैटेगरी नंबर 4, ऐसे ध्यान रख लेना तुम। मैंने डोनेशन किसी फंड, किसी इंस्टीट्यूट या किसी चैरिटेबल ट्रस्ट या किसी गवर्नमेंट को दिया है, पर्पस अल्टीमेटली क्या है, फॉर प्रमोटिंग चैरिटेबल पर्पस। सर 4th नंबर कैटेगरी। और 3rd में क्या है, फैमिली प्लानिंग। सर 4th में और कुछ भी है, देख लेते हैं। ये दोनों तो चैरिटेबल हो रहा है। उसके बाद आप किसके लिए दे रहे हैं डोनेशन, टू एनी अथॉरिटी और कॉर्पोरेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देते हैं और वो पर्टिकुलर एक रिलीजन पे काम करता है, जैसे मैंने बोला था मैं अग्रवाल समाज को डोनेशन दूं और वो सिर्फ अग्रवाल फैमिली पे काम करे, तो फिर यहां मुश्किल है बेनिफिट मिलना। लेकिन देख लो, आप किसी अथॉरिटी और कॉर्पोरेशन को दे रहे हो डोनेशन, जो किसके बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, तो आपको यहां बेनिफिट मिल रहा है, तो ठीक है। एग्जाम में नहीं पूछता है, एग्जाम में ये चैरिटेबल वाला खूब पूछता है एग्जाम नाइट में, कि आपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दिया है, बस 80G कैटेगरी 4। सर जो मंदिर वाला आप बता रहे थे, ये देखिए, फॉर रिनोवेशन और रिपेयर ऑफ एनी टेम्पल, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा, चर्च और एनी अदर प्लेस नोटिफाइड टू बी अ हिस्टोरिकल, आर्कोलॉजिकल, आर्टिस्टिक इंपॉर्टेंस और एज अ प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप ऑफ रिनाउन। किसी फेमस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में आप जाके डोनेशन दो जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हो, तो फिर आपको डोनेशन का डिडक्शन मिलता है। सर आप किसी लोकल मोहल्ले में किसी मंदिर में जाके डोनेशन दे दोगे तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और सर अल्टीमेटली तुम जाके डोनेशन दे दो किसको, हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया। डोनेशन दे रहे हो आप, बदले में कुछ नहीं मिलेगा, बदले में गरीबों को फ्री में घर मिलेगा रहने के लिए। सर हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी को आप जाके पैसे दे दो, आपको बदले में, इसके बदले अब कोई घर नहीं मिलना, आपको इसके बदले कोई इंटरेस्ट नहीं मिलना, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए टीसी पढ़े आप, वन वे है, आपका पैसा इनके पास चला गया, अब इनसे आगे फ्री घर मिलते रहेंगे लोगों को जिनको जरूरत है। ये सेक्शन का पर्पस क्या है, इनकम की जो इनइक्वालिटी है, इंडिया में कुछ लोग हैं जो काफी अमीर हैं, जो इंडिया में कुछ लोग हैं जो काफी गरीब हैं, तो अमीर से गरीब के पास पैसा जाना इस सेक्शन का पर्पस है। हर सेक्शन का कुछ ना कुछ पर्पस है। इन्वेस्टमेंट 80C में जाओ, हेल्थ के लिए 80D में जाओ, एजुकेशन के लिए 80E में आओ, और डोनेशन गरीबों की सेवा के लिए आ जाओ 80G में। तो मोटा मोटी हमारा कैटेगरी 4 को कैसे फिक्स करोगे, चैरिटेबल, कैटेगरी 3 को फैमिली प्लानिंग, कैटेगरी 2 को ड्रॉट, नेशनल प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, ड्रॉट सूखा, और अब बाकी आप 1 में हो। अच्छा 1 को कैसे याद करोगे, सर 1 में आपको कॉमन वर्ड मिलेगा नेशनल, या फिर कॉमन वर्ड मिलेगा पीएम, या कॉमन वर्ड मिलेगा सीएम, या कॉमन वर्ड मिलेगा स्टेट का नाम। कुछ कुछ जगह आपको ये सब नाम नहीं मिलेंगे, तो ठीक है ना, मोस्टली आपको इसमें नेशनल 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 वर्ड मिलेगा, लेकिन कुछ जगह ये सब नेशनल वर्ड नहीं है, पीएम वर्ड नहीं है, सीएम वर्ड नहीं है, तो उसको थोड़ा दिमाग स्मार्टली लगा लेना थोड़ा। जैसे ये जिला साक्षरता समिति, इसमें नेशनल वर्ड नहीं है, जैसे कि स्वच्छ भारत कोष, जैसे कि क्लीन गंगा फंड, इन सब में आप देखो, या फिर यहां देखो फंड फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन, इसमें कहीं भी वो कॉमन वर्ड नहीं मिल रहा है। बाकी आप मोस्टली क्या तो चीफ मिनिस्टर का रेफरेंस है, क्या स्टेट का नाम है, क्या प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है, या नेशनल लिखा हुआ है। तो जैसे नेशनल देखा आपने या पीएम सीएम देखा आपने, आप फटाफट कैटेगरी 1 में जाना, ठीक। लेकिन प्लीज एग्जाम के लिए ध्यान रखना, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, इन सबको अगर आप डोनेशन देते हो, ये कुछ अच्छे नाम है जो एग्जाम में रेगुलर पूछते हैं, जैसे कि नेशनल चिल्ड्रन फंड, जैसे कि पीएम केयर फंड, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, जैसे कि नेशनल डिफेंस फंड। और अगर मैं इसमें देखूं, मोटा मोटी ये जो मैंने अभी हाईलाइट किए ना, ये बड़े फेमस हैं, क्वेश्चन में जनरली इन्हीं सब के थ्रू एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बट वो ड्रॉट और रिलीफ, ड्रॉट और नेशनल वर्ड में ध्यान रखना। सर एग्जाम में क्या पूछता है, कभी कभी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, रिलीफ फंड, तो आपको इसमें एजम्पशन लेना होगा, एजम्पशन कि ये नेशनल वाला है, नेशनल वाला है, और फिर आप 100% ले लेना।
ये भी आपको थोड़ी मेहनत एग्जाम में करनी पड़ेगी। सर एग्जाम में आया क्या? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। अब नेशनल था या ड्रॉट था, दिया ही नहीं है, तो एज्यूमिंग नेशनल था 100% का बेनिफिट ले लेना। मोटा मोटी इतनी डिस्कशन काफी है जज करने के लिए है कि हम कौन सी कैटेगरी में जाएं। अभी कुछ क्वेश्चन में आपको दिखा देंगे। इस पेज पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, इतना इजी है कैटेगरी ढूंढना। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन। जो मैंने सर्कल किए हैं उसमें नेशनल वर्ड नहीं है, लेकिन 1 कैटेगरी में आ रहा है, प्लस हाईलाइट वाले फंड्स का थोड़ा ध्यान रखना। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। फैमिली प्लानिंग 3, चैरिटेबल पर्पस 4, मंदिर वगैरह को दे रहे हैं जो रिकॉग्नाइज्ड है, रजिस्टर्ड है, नेशनल लेवल पे फेमस है, कैटेगरी 4। एक ये जरूर देख लेना, कहीं मिस ना कर दो एग्जाम में। टू एनी ऑथोरिटी और कॉर्पोरेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे को बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आपको बेनिफिट मिल रहा है। बाकी चैरिटेबल इज द की वर्ड फॉर कैटेगरी नंबर 4। ये मैंने आपको यहां लिख ही दिया है ऊपर में। सर 3 और 4 को 1 और 2 से मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि 1 और 2 में 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई का कोई लिमिट नहीं है, यहां लिमिट है, तो इसको अलग ही रखना पड़ेगा आपको। डन। ये फॉर्मेट अभी क्लास में डिस्कस हो ही रहा है, क्लास एग्जाम्पल में डिस्कस हो ही रहा है। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकालते हैं। ये नोट किसके लिए है? बेसिकली ये नोट इस वाले पॉइंट के लिए है, ये वाला रेफर जो नोट है ना, इसके लिए है ये वाला पॉइंट। आप कनेक्ट कर लेना, आप कनेक्ट कर लेना। क्या कहता है? मान लो मैंने किसी डोनेशन दिया, मैंने डोनेशन दिया है चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को। सर मैंने डोनेशन दिया है चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है 12 AB में, एंड उसके पास 80G का अप्रूवल भी है, और मैंने उसको मान लो 1 लाख रुपए का डोनेशन दिया है। मुझे डिडक्शन मिलना चाहिए, लेकिन डिडक्शन मिलने का एक कंडीशन है। क्या? कि वो जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है जिसको मैंने डोनेशन दिया है, वो अपना डिटेल्स इनकम टैक्स के पोर्टल पे टाइमली अपलोड करे। ठीक है, मतलब उसको कंप्लायंस करना पड़ेगा, डेटा उसको अपलोड करना पड़ेगा। जो मैंने उसको अपना पैन नंबर दिया, देखो मैंने पेमेंट चेक के थ्रू दी थी, और मैंने पेमेंट करते समय अपना पैन नंबर भी दिया था, तो वो मेरी डिटेल्स को कि उसने मेरे से डोनेशन लिया है मेरे पैन नंबर के साथ इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपलोड करेगा, तब जाके मुझे बेनिफिट मिलेगा। वो बात यहां लिखी हुई है। द क्लेम ऑफ एसएससी for the deduction in respect of donation made to any institute or a fund in the return of income for any assessment year filed by him will be allowed on the basis of information relating to such donation furnished by the institutions or fund to the prescribed income tax authority or person authorizing by such authority subject to the verification etc etc etc। यानी सामने वाला अप्रूव्ड है, सामने वाला रजिस्टर्ड है, लेकिन उसने डेटा अपलोड नहीं किया पोर्टल पे, तो मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ट्रस्ट को रेगुलर बेसिस पे कंप्लायंस का काम करना पड़ता है। चलिए सर, मोटा मोटी डिस्कशन तो हमारा हो चुका है 80G का। ठीक, अब एक बार देखिए, मैं कुछ एग्जांपल्स में आपको ले जाना चाहता हूं सेट ए में। मैं सेट ए में आपको कुछ एग्जांपल में लेने जाना चाहता हूं। देखो 1 2 3 4 तो क्लियर था हमारा, 5 6 7 क्लियर था। अब देखिए, जैसे इसमें पहचानना है कि हम किस कैटेगरी में डोनेशन को ले जाएंगे। तो देखिए, सिर्फ इसीलिए आ रहा हूं पहचानने के लिए। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब आपको उस कैटेगरी में जाके पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, शॉर्टकट हमें मालूम है। अब देखिए ध्यान से, यहां डोनेशन है, डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। तो हम 80G में जाएंगे और 80G में कैटेगरी 1 में जाएंगे, जहां पर हमें 100% का इसका डिडक्शन मिल जाएगा। कितना आसान है पहचानना। सर क्लास के अंदर हर तरीके का शॉर्टकट मैं दे रहा हूं, ताकि आप क्वेश्चन में जज कर पाओ कि कौन सा डिडक्शन लेना है। देखो ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ 80U, अगर एसएससी खुद ब्लाइंड है तो 80U का बेनिफिट ले लो। पढ़े ना क्लास में। सर क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट करवाया है तुमने शेड्यूल्ड बैंक में इन अकॉर्डेंस विद नोटिफाइड स्कीम। अगर बैंक में हम 5 साल वाली नोटिफाइड स्कीम में एफडी करवा लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 80C। दिल दहला देने वाली बीमारी कैंसर
कैंसर का ट्रीटमेंट मतलब 80DDB। तो कहीं भी आपको नोट्स में या पीछे बुक में जाने की जरूरत नहीं है, हम काफी मेहनत करते हुए आज की क्लास में पहुंचे हैं। सर अब मान लीजिए आप एक ही क्लास में सब कुछ पढ़ लोगे, डिडक्शन की एक क्लास और सब कुछ उसी क्लास में पढ़ लोगे, तब तो आप इस तरीके से जजमेंट नहीं कर पाओगे। हम मेहनत करते हुए आज 5वीं क्लास में पहुंचे हैं। क्लास में बहुत सारा डिस्कशन, बहुत सारा एग्जाम्पल, बहुत सारे कीवर्ड को फिक्स करते हुए यहां पहुंचे हैं। आप मान लो पहले डिडक्शन कभी नहीं पढ़े हैं और YouTube पे कोई एक क्लास में डिडक्शन मान लो 3 घंटे में कोई मान लो आपको वीडियो मिल गई और आप उससे पढ़ रहे हैं, एक सेटिस्फेक्शन आपको जरूर हो जाएगा कि हाँ मैंने 3 घंटे में डिडक्शन चैप्टर कंप्लीट कर लिया। लेकिन क्वेश्चन बनाने में तकलीफ होगी आपको। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस नहीं की। ठीक है, तो अब हम यहां जो भी डिस्कस कर रहे हैं, जितना भी टाइम हमने क्लास में दिया है, हम जज कर पा रहे हैं कि हमें कौन कौन से सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। बनाना नहीं है अभी, क्योंकि इसमें अभी एक कॉन्सेप्ट और है जो अभी नहीं पढ़े हैं। जो आप अपने किराए के घर में रहेंगे तो यहाँ 80GG का बेनिफिट है, वो अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो इसको भी बनाना नहीं है। मैं तो जज कर रहा हूं कि क्या हम पहचान पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। देखिए ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में हम जज करते हैं, हम नहीं जाएंगे बुक में। देखिए यहां पे डोनेशन टू नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन ऑफ ऑटिज्म। अब पता नहीं ये ऑटिज्म वाली बात तो कैटेगरी 2, 3 या 4 में तो देखी नहीं, लेकिन हाँ नेशनल वर्ड हमें मिल गया। हो ना हो ये कहां जा रहा है? 80G की कैटेगरी 1 में, जहां पर हम 100% का बेनिफिट ले लेंगे। गुजरात गवर्नमेंट अगेन 80G में जा रहा है 1 में। राजीव गांधी फाउंडेशन अमेंडमेंट आ गई, कहीं बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड सर 80G में जा रहा है कैटेगरी 2, जहां पर 50% का बेनिफिट मिलेगा, अभी बताया क्लास में। और अब देखिए अप्रूव्ड पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, सर ये कहां जा रहा है? 80G में कैटेगरी 4, जहां पर हम 50% बेनिफिट लेंगे, लेकिन कितने पे रोक के? 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। तो जो क्लास में पढ़े उस पे क्वेश्चन बन रहा है। और सर देखिए पुअर बॉय पे डायरेक्ट खर्चा कर दिया, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। कपड़े बांटे हैं, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी तो नहीं है ना सर? अगर हमने किसी इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दिया है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी पे काम करे तब तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ये तो कोई और ही रिलीजियस कम्युनिटी और वो भी पर्टिकुलर, यानी नॉट फॉर पब्लिक, तो आपको इसका भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। कितना आसान है जज करना। और एक क्वेश्चन देखिए डोनेशन का, सर क्या लिखा है आगे? डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर के बाद नेशनल, तो ये 80G में जाएगा कैटेगरी 1 में, जहां 100% का डिडक्शन है। अगला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, सर 80G कैटेगरी 3, जहां पर 100% का बेनिफिट है, लेकिन लिमिट लगेगी 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई की। एक और है डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, जो अप्रूव्ड है 80G में, ये वाला पैसा, ये भी आपको बताया है 80G कैटेगरी 4 50%, बट हम लिमिट चेक करेंगे किसकी? हम इन दोनों डोनेशन के लिए चेक करेंगे क्या? 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। पहचान पा रहे हैं आप? पहचान पा रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन में देखिए डोनेशन है, ही हैज डोनेटेड अ सम ऑफ ₹15,000 टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली लोकल अथॉरिटी फॉर फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग दिखते ही डोनेशन 80G और फैमिली प्लानिंग देखते ही कैटेगरी 3, जहां पर हमें 100% का डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन हमें इसको चेक करना होगा। हमें चेक करना होगा कि आपका डोनेशन 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई के अंदर है या नहीं है। तो सर अब 80G वाले डोनेशन वाले क्वेश्चन आपसे बनेंगे, लेकिन डोनेशन के और भी सेक्शन है। कुछ डोनेशन 80GG में चला जाता है और कुछ डोनेशन के जो पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं वो 80GGB और GGC में चला जाता है, जिसको हम PGBP की क्लास में पढ़ेंगे। अब जैसे यहां डोनेशन है, डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, अब ये डोनेशन कहां जाता है मालूम है? 80GGA में 100% के लिए। ये हम कहां पढ़ेंगे? PGBP क्लास में। PGBP क्लास में, हाँ वहीं पे इसको कनेक्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, ऐसा कुछ आपने पढ़ा क्या 80G में? सर डोनेशन देखा और 80G में चले जाएंगे, ऐसा तो मत ही करना। डोनेशन कहां जा रहा है वो भी तो देख लेना, ठीक है?
आराम से सारे क्वेश्चन बनेंगे। अभी खाली मैंने डोनेशन के एग्जाम्पल्स आपको टच किए। देखो हमने जो इतना अच्छा डिस्कशन किया, क्या हम जज कर पा रहे हैं कैटेगरी? सेक्शन जज करना, और सेक्शन 80G में आने के बाद कैटेगरी 1 2 3 4। तो 1 नेशनल, पीएम, सीएम, इस तरह की बातें 1 में, या फिर 2 फंड है वो क्लीन गंगा फंड और स्वच्छ भारत कोष, ठीक है। दूसरे में एक ही है सर, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। तीसरे में सर फैमिली प्लानिंग। चौथे में सर चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, माइनॉरिटी कम्युनिटी, या फिर रिनाउंड फेमस रिकॉग्नाइज्ड मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो अप्रूव्ड हो। आसान है, आगे बढ़ते हैं, अपने क्लास वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहां कुछ लिखना है तो लिख लो आप। ये छोटी छोटी बातें जो मैंने ऐड की हैं, प्लीज जाओ रेस्पेक्टिव पेज पर और ऐड कर लो, क्योंकि ये होमवर्क में आपको हेल्प करेगा। होमवर्क में ये डिस्कशन आपको हेल्प करेगा जो भी मैंने आपके साथ किया है पिछले 10 मिनट में। प्लीज सेम पेज पे जाओ और नोट कर लो। डन? वीडियो रोक के नोटिंग कर ली? डन? वीडियो रोक के नोटिंग की? डन? चलिए हम लोग क्लास वाले एग्जाम्पल में चलते हैं। दोबारा आएंगे यहां पे। अभी फिलहाल क्लास वाले एग्जाम्पल में चलते हैं। सर क्लास वाले एग्जाम्पल में एक इंपॉर्टेंट तर्का लगा दिया है मैंने कि इस लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को किससे एडजस्ट करें। सर ये लॉस है, इस लॉस को हम पीजीबीपी से भी एडजस्ट कर सकते हैं और हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हैं। 2 ऑप्शन मिल रहे हैं हमें यहां पे, हम किससे एडजस्ट करेंगे इसका अभी आपको जजमेंट सिखाऊंगा, ठीक सर। और क्या सीखे हम लोग? कैजुअल इनकम जो आपका 1 लाख रुपया है उसके अगेंस्ट में डिडक्शन नहीं मिलता, ठीक है, नहीं देंगे, लेकिन क्या हम इसको 80G में एडजस्टेड जीटीआई निकालने में माइनस करेंगे क्या? नहीं, ठीक है। और अब आप मिस्टर एक्स हैं, शिफ्ट आउट कर चुके हैं फ्रॉम सेक्शन 115 बीएसी से, यानी आप नॉर्मल प्रोविजन में हैं, आपके पास बिजनेस इनकम है, आपके पास कैपिटल गेन अर्बन लैंड से है, तो मतलब ये कौन सी वाली है? 112 20% वाली। कैजुअल इनकम लॉटरी वाली है, मतलब 115 डबल बी 30%। अब तो आप जज कर सकते हैं। नेट विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स अलग से सेक्शन है उसका 30% वाला 115 बीबीजी। अब तो पढ़ा दिया। सर इन्वेस्टमेंट इन एनएससी 80C ले लो। सर मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 80D ले लो। एक एजम्पशन ले लेना। सर एजम्पशन, हाँ एजम्पशन अदर देन कैश वाला। अगर क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है कि इसका पेमेंट तुमने कैसे किया है तो 80D में एजम्पशन लेना पड़ेगा, पेमेंट अदर देन कैश, बता दिया है क्लास में। अब डोनेशन सर डोनेशन में क्या क्या है सर? पीएम केयर फंड, ये सर पहले नंबर में जाएगा 80G फर्स्ट कैटेगरी, जहां पर हम 100% का बेनिफिट लेंगे। नेशनल चिल्ड्रन फंड सर ये भी पहली कैटेगरी में जाएगा, 80G 100% का बेनिफिट लेंगे। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड सर ये कैटेगरी 2 है 80G का, जहां पर हम 50% का बेनिफिट लेंगे। क्लियर है सर? जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से रिलेटेड जो 3 फंड थे उनको बाहर कर दिया गया, कोई बेनिफिट नहीं। गवर्नमेंट को फॉर फैमिली प्लानिंग, अरे सर इसको तो 80G में 3rd कैटेगरी में ले जाके 100% का बेनिफिट लेंगे। एंड अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, इसको 80G में हम ले जाके 4थे में 50% का बेनिफिट लेंगे। बट इन दोनों के लिए हमें क्या निकालना होगा? एडजस्टेड जीटीआई का 10% निकाल लेंगे, इजी है। कंप्यूट टोटल इनकम, 3 वर्किंग करनी है इसमें। क्या क्या? एक मेन फॉर्मेट चलेगा जीटीआई टीआई का, एक वर्किंग चलेगी एडजस्टेड जीटीआई की, एक वर्किंग चलेगी डिडक्शन की। आपके सामने सॉल्व करेंगे, और ये सेक्शन कंप्लीट करेंगे। लिखिए इसको। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। लिख लिया वीडियो रोक के? कुछ छूट तो नहीं रहा? एक्स्ट्रा बातें जो अभी मैंने हिंट में दी थी वो सब लिख लिए? अब हमारा एक मेन फॉर्मेट होगा। सबसे पहला स्टेप
मेन फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कौन सा असेसमेंट ईयर हम लोग क्लास में रेफर कर रहे हैं? 24-25। प्रीवियस ईयर। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं, एग्जाम में फुल फॉर्म, नो शॉर्ट फॉर्म। एग्जाम में फुल लिखना है, फुल नेम, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। कहीं भी शॉर्ट फॉर्म्स को यूज नहीं करना है। अब यहां पर हमें बिजनेस इनकम है आपके पास, यहां पर आपके पास बिजनेस इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी लॉस है और कैपिटल गेन है। और ये हाउस प्रॉपर्टी लॉस दोनों से एडजस्ट हो सकता है। किससे करेंगे? किससे करेंगे? तो सर पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पीजीबीपी, बिजनेस इनकम 8 लाख, कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 20% का रेट, अर्बन लैंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख। इनर कॉलम की हेल्प लेंगे यहां पे, आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे। अमाउंट के 2 कॉलम जनरली क्लास में हम लोग बनाते हैं। और अब यहां से लॉस को सेट ऑफ करेंगे। लेस हाउस प्रॉपर्टी लॉस सेट ऑफ, इसका सेक्शन होता है 71। जब आप इंटर हेड एडजस्टमेंट करते हैं ना 71, आप एक हेड के लॉस को दूसरे हेड से जब एडजस्ट करते हैं तो उसके लिए सेक्शन 71 है, जो हम लोग आगे वॉल्यूम 2 में सेट ऑफ ऑफ लॉस चैप्टर में पढ़ेंगे। एचपी का लॉस कितना? 1,20,000। ये घटा के कितना कर दिया? 80,000 रुपीज। और अब हमारे पास है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर कैजुअल इनकम। कौन सी इनकम? लॉटरी इनकम। और कोई इनकम तो नहीं है? लॉटरी इनकम 1 लाख रुपए की। अब आपका क्या आ गया? ग्रॉस टोटल इनकम। सर एग्जाम में ये जो शॉर्ट फॉर्म है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एलटीसीजी का शॉर्ट फॉर्म है ना, या फिर यहां पर जो अंडर सेक्शन है यूएस, ये सब प्लीज एग्जाम में अवॉइड कीजिएगा। एग्जाम में नो शॉर्ट फॉर्म। 980, ये एलटीसीजी, ये यूएस, ये आईएफओएस, ये सब एग्जाम में आपको शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखने हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा। 8 लाख की मेरी बिजनेस इनकम, ठीक। 1,20,000 का लॉस मैंने कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर दिया, कैजुअल इनकम जोड़ दिया उसमें। 980 मेरी आ गई जीटीआई। अब सवाल क्या है? सवाल आपका क्या है? सर आप हाउस प्रॉपर्टी लॉस को पीजीबीपी से भी सेट ऑफ कर सकते थे, आपने कैपिटल गेन से क्यों किया? और एक बात, हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैजुअल इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता है। वो इनकम जो 30% से टैक्स हो रही है 115 बीबीबी में, या फिर आपका नेट विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स नहीं होगा। बात हो चुकी है आपके साथ क्लास में। बट सर आपने पीजीबीपी से क्यों नहीं किया? आइए सर, ओवरऑल अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बताता हूं क्यों नहीं किया, क्यों मैंने लॉन्ग टर्म से किया। चॉइस तो थी ना। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन इंडिविजुअल का है, इंडिविजुअल का है। और मोटा मोटी इस क्वेश्चन में जो इनकम की रेंज आ रही है वो 5 लाख से 10 लाख के बीच में आ रही है, आ रही है ना। इसमें 8 लाख का बिजनेस इनकम है, 1 लाख का कैजुअल इनकम है, कैपिटल गेन 2 लाख का, लेकिन लॉस भी है आपके पास 1,20 का। तो मोटा मोटी डिडक्शन लेने के बाद आपकी जो इनकम की रेंज है वो 5 लाख से 10 लाख के बीच में आ रही है। यानी बीइंग एन इंडिविजुअल आप 20% के ब्रैकेट में है, आप 20% के ब्रैकेट में है। मतलब आपके पास बिजनेस इनकम है, ये भी 20% पे टैक्स है, और आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये भी 20% पे टैक्स है। टैक्स रेट मोटा मोटी सेम लग रहा है। एक होता है ना कि सर टैक्स रेट ज्यादा है, आपके मन में क्या आया होगा मालूम है? अरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% का टैक्स रेट है, इसीलिए सर ने सेट ऑफ कर दिया।
सर अगर बिजनेस इनकम 18 लाख होती तो, अगर बिजनेस इनकम 18 लाख होती तो 18 लाख का बिजनेस इनकम मतलब मिस्टर एक्स 30% के ब्रैकेट में चला गया है, तो मैं फिर लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को बिजनेस इनकम से सेट ऑफ करता। ऐसी चीजें मैं तुमको सेट ऑफ ऑफ लॉस चैप्टर में बताऊंगा। और फिलहाल टैक्स रेट इज नॉट द रीजन। टैक्स रेट तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे भी 20% है और 8 लाख भी 20% के ही ब्रैकेट में जा रहा है। तो फिर सर और रीजन क्या है, क्यों आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के पीछे पड़े हो? रीजन ऊपर है सर, एडजस्टेड जीटीआई निकालने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस होता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर ज्यादा रहेगा तो ज्यादा चीजें माइनस होंगी, और ज्यादा माइनस होंगी चीजें तो एडजस्टेड जीटीआई का फिगर कम आएगा। एडजस्टेड जीटीआई का फिगर कम आया तो हमें यहां बेनिफिट डिडक्शन कम मिलेगा। सर हम क्या चाहेंगे, डिडक्शन ज्यादा से ज्यादा लेना। डिडक्शन ज्यादा कब मिलेगा, जब तुम्हारा एडजस्टेड जीटीआई का अमाउंट ज्यादा हो। एडजस्टेड जीटीआई का अमाउंट ज्यादा कब होगा, जब घटाने को कम चीजें हो। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख घटाना अच्छा या 1,20,000 सेट ऑफ करके मात्र 80,000 घटाना अच्छा? तो सर मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 2 लाख रुपए था लॉस सेट ऑफ करके उसको मात्र 80,000 कर दिया। तो अब आपका एडजस्टेड जीटीआई निकालने में मात्र 80,000 ही माइनस होगा, है ना? तो अगर आप इस 1,20,000 रुपए को आप 8 लाख से सेट ऑफ करते तो आपका एडजस्टेड जीटीआई का वैल्यू कम हो जाता। Therefore it is beneficial here to set off HP loss with capital gain। इसीलिए मैंने सेट ऑफ किया है कैपिटल गेन से। रेट मोटा मोटी सेम ही है। सर टैक्स रेट देखना पड़ता है। लॉस अगर 2 इनकम से सेट ऑफ हो रही है, 2 इनकम से, तो हमें देखना पड़ता है कि टैक्स रेट क्या है उनके। मोटा मोटी सेम ही है सर। तो फिर और रीजन क्या है, तो सर लॉन्ग टर्म से कर देते हैं ताकि एडजस्टेड जीटीआई हमारा ज्यादा निकले। बस ये रीजन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर कुछ लिखना है, वीडियो रोक के। डन, वीडियो रोक के लिख चुके हैं, ये भी लिख चुके थे, इसको लिखिए। आठ लाख की कैपिटल की 8 लाख की बिजनेस इनकम, 1,20,000 से 80,000 और 1 लाख का कैजुअल इनकम। ठीक है, डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट लिखते चलिए अब साथ साथ। लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। अब आपके पास सेक्शन कौन सा है, 80C। आपके पास और एक सेक्शन है कौन सा, 80D। फिर एक सेक्शन है आपके पास 80G, डोनेशंस। इसके हम वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट बनाने के बाद देख लेंगे कितना अमाउंट आता है और फिर हम यहां टोटल इनकम निकाल लेंगे। फिलहाल 80C में क्या था, 80C में आपने NSC 70,000 और मेडिक्लेम प्रीमियम 20,000। 70 और 20 आपका क्लियर है। यहां NSC है और यहां मेडिक्लेम पॉलिसी है। तो मैंने क्या बोला था, एक स्टेप है आपका जिसमें आपको ये टोटल इनकम का फॉर्मेट तैयार करना है, तो वो तैयार हो चुका है। अब इस फॉर्मेट में एक ही चीज की कमी है, 80G का बेनिफिट कितना ले। और ये जो भी डिडक्शन आपका टोटल आएगा, ये टोटल आप इस 80,000 के अगेंस्ट में नहीं ले सकते, इस 1 लाख के अगेंस्ट में नहीं ले सकते। हालांकि हमारे पास खूब सारी बिजनेस इनकम है। सबसे पहली क्लास डिडक्शन चैप्टर की पहली क्लास, या फिर शुरू में टैक्स रेट चैप्टर में आपको बता रखा है, ये जो डिडक्शन आप नीचे माइनस करने वाले हैं जीटीआई से, लेकिन जीटीआई में आपके पास 1 लाख है कैजुअल इनकम, 80,000 है तुम्हारे पास स्पेशल रेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इस 1,80,000 को अगर हटा दें तो हमारे पास जीटीआई में अभी भी 8 लाख रुपए की इनकम है। तो ठीक है, डिडक्शन एक नोट चला जाएगा जो हम पहले से क्लास में लिखते आ रहे हैं। डिडक्शन अंडर चैप्टर
6A is not claimed against long term capital gain of rupees 80,000 and casual income of rupees 1 lakh। सर ये बात पहली क्लास में बताई थी और ये बात तुमको टैक्स रेट चैप्टर में भी बता रखी है कि हम स्पेशल रेट वाली इनकम के अगेंस्ट में डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। बट डोंट वरी, हमारे पास तो खूब सारी इनकम है। पीजीबीपी 8 लाख, डिडक्शन तो कुछ कुछ ही है, 70,000 20,000। तो वी हैव पीजीबीपी इनकम टू एब्जॉर्ब दिस डिडक्शन, सो डोंट वरी। अब हमारी अगली वर्किंग, चूंकि हम डोनेशन फैमिली प्लानिंग में दे रहे हैं, चूंकि हम डोनेशन चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को दे रहे हैं, तो हमें एक वर्किंग करनी पड़ेगी कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड जीटीआई की, करनी ही पड़ेगी। सर हर क्वेश्चन में करनी पड़ेगी? नहीं सर, जिस क्वेश्चन में डोनेशन नंबर 3 हो फैमिली प्लानिंग और जिस क्वेश्चन में डोनेशन नंबर 4 हो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, उसी केस में आपको एडजस्टेड जीटीआई निकालनी है, क्योंकि वही तो लिमिट चेक करनी है। डोनेशन नंबर 1 और 2 में थोड़ी ना, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के डोनेशन को तो सीधा घटा देना है 100% 50%, इसमें चेक करना पड़ता है। तो चेक कर लेते हैं ना। जीटीआई निकल गया सर? हाँ सर, जीटीआई आ गया। कितना है सर जीटीआई? 980। क्या क्या घटाना है सर? वो सर आपने बोला था स्पेशल रेट वाला कैपिटल गेन इनकम हटा दो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112। कितना घटाएं? 2 लाख? नहीं सर, 2 लाख क्यों घटाओगे? 80 तो घटाओगे। 80 तो इनकम में आया सेट ऑफ होने के बाद, फायदा हो गया ना। 2 लाख घटाते, अगर तुम इस 1/20 को 8 लाख में सेट ऑफ कर देते तो तुम 2 लाख घटा देते, फायदा हो गया। मात्र 80,000 घटाना है, तो इसीलिए हमने एचपी लॉस को कैपिटल गेन से सेट ऑफ किया। और क्या घटाना है सर? और तुम घटा दो सेक्शन 80C, और तुम घटा दो सेक्शन 80D। 80D का तुम्हारे पास 20,000 रुपए अमाउंट है और इसका 70,000 अमाउंट है। सर कैजुअल इनकम? ना 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 ना, कैजुअल इनकम को नहीं घटाना, सिर्फ कैपिटल गेन की 3 इनकम 112, 112A और सिर्फ कैपिटल गेन की 3 इनकम 112, 112A एंड 111A वाली इनकम। कुछ और इनकम भी घटती है नॉन रेसिडेंट रिलेटेड, कुछ और इनकम भी घटती है नॉन रेसिडेंट रिलेटेड, वो फाइनल की क्लास में। यहां देखो लिखा हुआ है फ्यू सेक्शंस रिलेटेड टू नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी को भी हम लोग माइनस करते हैं, लेकिन वो आप फाइनल लेवल पे सीखोगे। हमारे यहां एलटीसीजी घटा दो, चाहे 112 वाला हो या 112A वाला हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हटा दो। सर यहीं पे लिख देता हूं, नो एडजस्टमेंट फॉर कैजुअल इनकम। तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, सर अनडिस्क्लोज्ड इनकम? कोई एडजस्टमेंट नहीं, जिसपे 60% का टैक्स लगता है। सर मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम इनके अगेंस्ट में डिडक्शन ले सकते हो। अरे इनके अगेंस्ट में डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो बात तो यहां लिख दी ना। हम एडजस्टेड जीटीआई में घटाएं कि नहीं घटाएं? ना घटाओ, नहीं घटाना है। 70 और 20 80C, 70 और 80D 20। अब 80G ही तो निकाल रहे हैं, उसको क्या घटाना? उसको नहीं घटाना है। तो आपका यहां पे घटा के हो चुका 70 और एडजस्टेड टोटल इनकम निकल चुका, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम निकल चुका। कितना? 7 लाख 10,000 निकालना है। यस, और अब इसका 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई 71,000। तो अब जो हमने डोनेशन दिया है फैमिली प्लानिंग को और चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को, कितना 50 और 50, तो ये मैक्सिमम रुक जाएगा कितने पे? 71,000 पे, जो आंसर नीचे आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ हुआ है क्या? 980, हाँ वही मैं बोलूं, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। कुछ गड़बड़ हुआ था, वो मैं ठीक कर रहा हूं। मैसेज वैसेज ना करना। अभी तक तो तुम मोबाइल उठा के मैसेज कर दिए होगे मुझे, है ना? फिर मैसेज करोगे, फिर डिलीट करोगे, और मैं समझ जाऊंगा कि तुम क्लास देखते हुए मोबाइल पे लगे पड़े हो। ये 71 नहीं 81। सर 980 की जीटीआई है,
कैपिटल गेन 80, 80C और 80D 70 और 20 90 170 घटा के 8 10 81,000 रुपीज तक का तुम बेनिफिट ले सकते हो इस 50-50 हजार की जगह। बाकी तुमको मिल रहा है पीएम केयर का, नेशनल चिल्ड्रन का, पीएम ड्रॉट का। अभी हम एक फॉर्मेट देखेंगे, एक कॉमन फॉर्मेट में, ये जो है ना, एक फॉर्मेट में हम 80G निकाल देंगे। देखिए पहले यहां छोटी सी बात जो मैंने यहां लिखी है ऐड कर लीजिए आप अपने नोट्स में, ये वाली बात। कहीं मैसेज ना कर देना कि सर ये कौन से सेक्शन घटेंगे, फाइनल लेवल पे अपने आप जान जाओगे आप, यहां जरूरत नहीं है। और कैजुअल इनकम, अनडिस्क्लोज्ड इनकम की कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये कैपिटल गेन के दोनों सेक्शन की एडजस्टमेंट होगी, 112 और 112A। डन, यहां से निकले? हाँ जी सर निकल जाओ यहां से, वीडियो रोक के हम लिख चुके हैं। डन, ये वीडियो रोक के लिख चुके थे। नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट। यहां गाड़ी रुक गई हमारी। 80G वर्किंग नोट, लेकिन वर्किंग नोट में जाने के बाद हमें सबसे पहले ध्यान आया कि हम एडजस्टेड जीटीआई निकालेंगे, वो भी निकाल लिए। वीडियो रोक के लिख चुके। नेक्स्ट, डन। अब हम एक मास्टर फॉर्मेट बनाएंगे। वीडियो रोक के लिख चुके ना? अब एक मास्टर फॉर्मेट, हमारा मेन आंसर तैयार है, 80G इंतजार कर रहा है, एडजस्टेड जीटीआई भी निकाल चुके हैं। अब एक मेन फॉर्मेट, ये मेन फॉर्मेट से तुम्हारा सारा आंसर निकल जाएगा। ये जो यहां पर लिखा हुआ था ना, यहां पे ये वर्किंग फॉर्मेट जो यहां पर बात हो रही थी, इसी से रिलेटेड अब आपका ये सेट हो जाएगा कि सर एग्जाम में फॉर्मेट कैसे बनाएंगे। अब एक ही फॉर्मेट बनाऊंगा, चारों डोनेशन इसी में आ जाएंगे। एक ही फॉर्मेट बनाऊंगा, चारों डोनेशन इसी में आ जाएंगे। पर्टिकुलर्स, अमाउंट ऑफ डोनेशन, क्वालिफाइंग अमाउंट, यानी वो मैक्सिमम कितना हम डिडक्शन डोनेशन का अमाउंट क्वालिफाई कर सकते थे, उसके बाद परसेंटेज ऑफ डिडक्शन कितना परसेंट मिलेगा, और उसके बाद फाइनल आंसर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। ये लास्ट वाला कॉलम फाइनल आंसर देगा। ये परसेंटेज 100 या 50, ये वो डोनेशन नंबर 3 और 4 के लिए, कैटेगरी 3 कैटेगरी 4 के लिए क्वालिफाइंग अमाउंट जो ऊपर में हमारा आ रहा है, ये 81,000। ठीक, अमाउंट ऑफ डोनेशन टू गवर्नमेंट फॉर फैमिली प्लानिंग and to charitable trust will be limited to rupees 81,000. Rupees 81,000. Hence 10% of adjusted GTI 81,000। अब जो तुमने ऊपर दो डोनेशन दे रखा है, फैमिली प्लानिंग का 50 और अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का 50, उसको हम 81 पे रोक देंगे। अब 81 में फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? फैमिली प्लानिंग को, क्योंकि वहां 100% का डिडक्शन मिलता है ना। लिखिए इसको, ये ऊपर की 2 लाइन भी लिखिए और नीचे टेबल बनाइए आप। बस ये टेबल कंप्लीट और ये क्वेश्चन कंप्लीट। लिखा बच्चों ने? चलिए सर, अब नीचे इस टेबल को कंप्लीट कर लें। आपने जीटीआई टीआई की वर्किंग कर ली, एडजस्टेड टोटल जीटीआई की, एडजस्टेड जीटीआई की वर्किंग कर ली। अब डोनेशन, पहला डोनेशन आपने किसको दिया? डोनेशन 2। आप किसको किसको डोनेशन दे रहे हैं लिखते चलते हैं। पीएम केयर्स फंड 80G की वर्किंग, पहला डोनेशन 30,000 रुपए का।
30,000 रुपए का डोनेशन, यहां कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और यहां जो भी आप डोनेशन देंगे आपको 100% का डिडक्शन मिल जाएगा। दूसरा, सर एक बात और, एग्जाम में ये जो पीएम केयर फंड का फुल फॉर्म है ये प्लीज ध्यान रख के जाइएगा, कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। ये फुल फॉर्म एग्जाम में रीड करके जाइएगा। एग्जाम में ये भी लिखा हुआ आ सकता है, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। कोरोना के समय ये फंड स्टैब्लिश हुआ था। जो कोरोना आया था 2020 में, फर्स्ट फेज, उस समय ये फंड स्टैब्लिश हुआ था और उसके बाद ये जो करंट गवर्नमेंट है इसी फंड को प्रमोट कर रही है। इसे बीजेपी का फंड बोला जाता है और इसे कांग्रेस का फंड बोला जाता है। किसको? प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड को। आप इंटरनेट पे जाओगे, पॉलिटिकल पार्टी आपस में लड़ाई करती हुई मिलेगी। इस फंड को कांग्रेस का फंड बोला जाता है और इस फंड को बीजेपी का फंड बोला जाता है। जो भी है, अब फंड ये बीजेपी जब रूल कर रही है तब ये स्टैब्लिश हुआ है। ठीक है, तो मोटा मोटी वो लड़ाई चलते रहती है कि भाई जब पहले से एक फंड था प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, तो आपने एक नया फंड क्यों बना दिया और पीएम केयर फंड के नाम से। तो इसीलिए फंड का थोड़ा पॉलिटिकल कनेक्शन आपको यहां पर मिलेगा। और देखो, पॉलिटिकल कनेक्शन था जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तो इसीलिए इनको अब बंद भी कर दिया गया अमेंडमेंट करके कि हम इसका डिडक्शन अब नहीं देंगे। तो मोटा मोटी आपको यहां एक पॉलिटिकल लड़ाई भी दिखेगी, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वाली। एनीवे, सर पीएम केयर्स फंड 30,000 सारा का सारा डिडक्शन ले लो। नेशनल चिल्ड्रन फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड में फुल 100% मिलेगा, फुल 100% मिलेगा। जितना भी आप डोनेशन देंगे सारा का सारा डिडक्शन मिल जाएगा। चलिए सर तीसरे में आइए, पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड। नेशनल नहीं है, ड्रॉट है, सूखा। ड्रॉट रिलीफ फंड, इसमें जो भी आप डोनेशन देंगे 50% मिलेगा डिडक्शन। 35,000, कोई लिमिट यहां पे नहीं है, बट 50%, 17,500। चौथा नंबर जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल। नाउ इसमें आपको कोई बेनिफिट, कोई डिडक्शन नहीं मिल रहा है। यही तो अमेंडमेंट है, यही तो अमेंडमेंट है। एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2023 का रेफरेंस देना चाहो दे दो। फैमिली प्लानिंग की जो डोनेशन है कितने की? 50,000 रुपीज की। ये पूरा क्वालिफाई कर जाएगा 50,000, क्योंकि हमारे पास लिमिट ऊपर कितने की आ रही है? 81,000 की आ रही है और इसमें हमें 100% मिलेगा 50,000 का। लेकिन अगला जो लास्ट डोनेशन है कौन सा? अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, अप्रूव्ड चैरिटेबल वाला। वहां पर डोनेशन आपने 50,000 दिया है, लेकिन अब इसे हमें रोकना पड़ेगा 31,000 पे और 50% 15,500। क्यों सर? क्योंकि आप एग्रीगेट जो डिडक्शन है सर, इसकी वर्किंग यहां दिखा सकते हैं। 81,000 माइनस 50,000 वर्किंग यहां दिखा दी और यहां मैंने लिख भी दिया था, हेंस द अमाउंट ऑफ डोनेशन टू गवर्नमेंट फॉर फैमिली प्लानिंग एंड टू चैरिटेबल ट्रस्ट विल बी लिमिटेड टू 81,000। जो भी डोनेशन दिया है आपने, पहले इसको आप 81 पे रोको और उसके बाद परसेंटेज लगाना है, ये बात ध्यान रखना है। आपका डिडक्शन आ चुका है आंसर, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, जिसका बेनिफिट अब हमें मेन चार्ट में मिल जाएगा। प्लीज लिख लीजिए इसको। पीएम केयर फंड 30, नेशनल चिल्ड्रन फंड 50, ड्रॉट में आधा हो गया जी, आधा हो गया 17,500। जवाहरलाल नेहरू नहीं मिला, गवर्नमेंट फॉर फैमिली प्लानिंग पूरा 50 मिला। उसके बाद अप्रूव्ड में अपने को 31 से होते हुए 15,500 पे मिला। तो 15,500 प्लस 50,000 प्लस 17,500 प्लस 80,000, 1,63,000 रुपीज का आपको ओवरऑल डिडक्शन मिल गया।
डन, वीडियो रोक के लिखा। अब ये 163 आपका ऊपर आ जाएगा, यहां पे 163 ऊपर आ गया। ऊपर 90 ऑलरेडी है हमारे पास। 253 जिसको हम पीजीवीपी इनकम के अगेंस्ट में घटा सकते हैं, वहां इनकम हमारे पास काफी है। ओवरऑल आंसर कितना आ गया? 727। रीजन लिख चुके हैं यहां पे कि ये जो डिडक्शन है आप कौन सी इनकम के अगेंस्ट में ले रहे हैं? बिजनेस इनकम। इस 80,000 और इस 1 लाख के अगेंस्ट में डिडक्शन नहीं मिलेगा, रिस्ट्रिक्टेड है, मना है। डन, वीडियो रोक के लिख लिया। नेक्स्ट, ये सब कुछ हो ही गया था। ये 2 लाइन आपने लिख ही ली थी। डन, ये आपने लिख ही लिया। ये एग्जाम के नाइट में आपको फॉर्मेट काम आएगा। सर इसको आप रिवीजन के लिए जरूर रखिएगा। रिवीजन एग्जाम फॉर्मेट, इग्नोर फॉर्मेट गिवन इन, इग्नोर फॉर्मेट गिवन इन सॉल्यूशन ऑफ सेट ए और सेट बी। जब आप क्वेश्चन करेंगे घर पे सेट ए सेट बी के, वहां पर मान लो लैंग्वेज में डिस्कशन किया हुआ है, तो आप लैंग्वेज की जगह ये टेबल बनाइए। 80G का डिडक्शन, सर देखो ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। कब? जब डोनेशन नंबर जो कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 हो ना हो एग्जाम में। इंपॉर्टेंट, डोंट गो फॉर दिस टेबल फॉर्मेट इफ डोनेशन ऑफ कैटेगरी 3 और 4 इज नॉट गिवन। सर हम इस टेबल में क्यों आते हैं? हम एडजस्टेड टोटल इनकम क्यों निकालते हैं? क्योंकि आप फैमिली प्लानिंग के लिए डोनेशन दे रहे हैं, आप चैरिटेबल पर्पस के लिए डोनेशन दे रहे हैं। मान लो आपके एग्जाम में चैरिटेबल पर्पस का कोई क्वेश्चन नहीं है, फैमिली प्लानिंग का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आप यहीं पे वर्किंग कर लो ना। डोनेशन दिया 100%, डोनेशन दिया 50%, डोनेशन दिया 100%, डोनेशन दिया 50%, टोटल दिखा देना। जब एडजस्टेड जीटीआई निकालना ही नहीं है तो आप क्यों इस वर्किंग में आओगे? और जब कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं तो आप क्यों इतना लंबा चौड़ा नखरा करोगे? ठीक है, तो वो बात मैंने आपको लिख दी। एक, मेरे सॉल्यूशन जो है सेट ए सेट बी के, वहां पर ऐसा फॉर्मेट ना मिले कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, आप इस फॉर्मेट के थ्रू आंसर बनाओ। एंड अगर क्वेश्चन में डोनेशन 3 डोनेशन 4 है ही नहीं, फैमिली प्लानिंग चैरिटेबल, तो आप फॉर्मेट बनाओ ही नहीं ना। आप सीधा मेन आंसर में, जैसे आप मेन आंसर में यहां पर आप माइनस करते हो एनएससी को, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट को इनर कॉलम में टोटल करते हो, मेडिकल पॉलिसी को माइनस कर रहे हो, वैसे ही आप यहीं पे वर्किंग कर दो, क्या दिक्कत है? उतना आपको ध्यान रखना चाहिए। डन। जरूरी नहीं कि टेबल बनाना ही बनाना है, टेबल बनाओगे टाइम लगेगा। ये लिखिए जरूर। डन डन। चलिए सर अब यहां ब्रेक लीजिए। ब्रेक के बाद हम लोग सेक्शन किसमें जाएंगे? 80GG में। 80GG